कि अगर कोई समझता है कि मैं हिंदुओं का नेता बनूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। ये एक तो बार बार बयान सबसे पहले तो क्यों देना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके की बयानबाजी हम महाराष्ट्र और यूपी में खास करके देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? क्या कारण है कि आरएसएस को इंटरवीन इस तरीके से करना पड़ा इस पूरे मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं सुनी जा रही? धन्यवाद साहिल जी। मोहन भागवत जी का जो बयान था या कल का सुनील अंबेकर जी का जो बयान था, वो दोनों बयान कोई आइसोलेशन में नहीं है जी। अब कल का बयान है, पहले उस पर आते हैं। पिछले मोहन भागवत जी के बयान पे अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं, पहले सब टीवी चैनल्स में, हमने भी सब चैनल्स पे डिबेट की है। उसमें कल का जो बयान है, उस बयान में आप उसका एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष उसका यह भी तो है कि वो मुद्दा किसी के लिए भी रेलेवेंट, औरंगजेब किसी के लिए भी रेलेवेंट क्यों है? औरंगजेब इस समाज का नायक, इस देश का नायक नहीं हो सकता, इस देश में रहने वाले किसी भी समाज का नायक नहीं हो सकता। औरंगजेब के विषय में जितना आप जानते हैं, जितना इन पिछले दिनों में पब्लिक डोमेन में आया है, तो औरंगजेब से ज्यादा तो छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं वो रेलेवेंट है। तो औरंगजेब रेलेवेंट कैसे है, वो कैसा, किस प्रकार का उसका, देखिए मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, नेता रिलेवेंट बना रहे हैं ना उन लोगों को, पार्टीशन से उसको लेकर राजनीति हो सकती है। अब पाकिस्तान हो गया, वहां का रहने वाला हूं, तो वहां पर मेरी आवाज है? जी जी बोलिए जी। कोई बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, इस कारण से मैंने पूछा। तो मेरे जो पूर्वज थे वो मुझे बताते थे कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता या जो वेदों की संरचना हुई वो सिंधु नदी के किनारे पे हुई। तो आज वो क्षेत्र विहीन, सारा हिंदू विहीन कैसे हो गया? तो मेरे पूर्वज बताते थे हिंदू विहीन ऐसे हो गया कि औरंगजेब रोज के एक मन जनेऊ तोड़ करके, तोल करके उसके बाद अपना दिन समाप्त करता था। तो ऐसा व्यक्ति आज रेलेवेंट कैसे हो सकता है और इस देश में किसी का भी नायक क्यों हो सकता है? आप देखिए मुस्लिम समाज के साथ वही तो मुद्दा है ना, समाज भी है, कहीं ना कहीं आरएसएस कह रही है कि नेता उनको रिलेवेंट बना रहे हैं, उस पर बात कर करके यही बता रहे हैं ना वो। नहीं बना रहे हैं। शुरुआत किसने की? किसी आरएसएस के नेता ने, किसी भाजपा के नेता ने की क्या? जिसने शुरुआत की उसको उसके राजनीतिक दल ने अपनी पार्टी से बाहर निकाला। फिल्म का भी जिक्र हुआ ना। तो अगर आपको ये देखना है कि ये समस्या किस कारण से हुई, तो आपको वहां जाना पड़ेगा ना। 2014-15 में जब दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला तो किसी ने आपत्ति की क्या? शांति से हो गया काम। किसी ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। बाद और देखिए जो फैक्ट्स हिस्ट्री के हैं आप उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं? केशव राय का मंदिर तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, मूर्ति उठा करके ले गए और मस्जिद, लेकिन हिस्ट्री को हिस्ट्री में रहने देना चाहिए। लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ तोड़ा, दिख रहा है, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो मगर देखिए दूसरी बात ये भी है, आशुतोष कैसे डिनाई कर सकते हैं, इसके लिए तो मुद्दे निकलेंगे। सभ्यताएं अपनी गलतियों से नहीं सीखती है, वो गलतियां दोहराई जाती हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस कारण से समय समय पर ऐसे लोग हमारा आदर्श नहीं हो सकते, इस कारण से उनको याद करना बहुत जरूरी है कि नहीं है हमारा आदर्श। सबको कहना चाहिए, एक स्वर में कहना चाहिए कि नहीं है हमारा आदर्श। देखिए मंगोल खानदान की संतान जो है वो किसी का आदर्श कैसे हो सकती है? देखिए साहिल, मैं राजीव जी की इस बात से नहीं, बराबर है। तो बहादुर शाह जफर भी तो मंगोल खानदान की संतान बन जाती है। साहिल देखिए, मैं राजीव जी की इस बात से सहमत नहीं। आप अगर ऐसी बात करेंगे तो भगिनी निवेदिता भी बाहर से आई थी, परंतु देश को स्वीकार किया, देश की संस्कृति को स्वीकार किया, देश की स्वतंत्रता संग्राम में वो यहाँ के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बहादुर शाह जफर का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक रोल था, जिसके कारण से उन्होंने इस देश की मिट्टी को अपनाया ना। ठीक, औरंगजेब ने कहा अपनाया? आप बताइए। आप औरंगजेब की बात करते हैं, आक्रांताओं में भी फर्क है। सबकी कब्रें खोदी गई है इस देश में। नहीं देखिए साहिल, अकबर की कब्र भी खोदी राजा राम जाट ने आगरा में जाकर के, और उसका दाह संस्कार किया। राजीव जी आप शांत हो जाए। देखिए मैं राजीव जी की इस बात से जरा एक मिनट सुन लेते हैं अभी। औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता, और औरंगजेब किसी का आदर्श है भी नहीं, ये बस सच्चाई। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी औरंगजेब का आदर्श नहीं मानता। लेकिन एक चीज का जवाब मेरे पास नहीं मिलता कि आरएसएस कई मुंह से क्यों बात करता है भाई।
जो हिंदुस्तान आधुनिक भारत का जो सबसे बड़ा खलनायक है, उसको तो लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाके सेकुलर बताने की कोशिश करते हैं। वो क्या वो अबू आजमी से ज्यादा बड़ा अपराध था या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके लिए माफी मांगी? नहीं माफी मांगी। मैं फिर कहता हूं कि ये जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि औरंगजेब इररिलेवेंट है। मेरा कहना है कि औरंगजेब को हमेशा एक लिविंग मॉन्यूमेंट की तरीके से रहना चाहिए, ताकि जो मौजूदा जनरेशन है वो हमेशा याद रखे कि इतिहास में उनके साथ क्या हुआ, और फिर ऐसी गलती कोई राजा ना दोहरा पाए, कोई व्यक्ति, कोई नेता ना दोहरा पाए। ये हमेशा हमें जिन्ना को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब जिन्ना को याद करेंगे तो हमें लगेगा कि राजीव तुली, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद कृष्णा हेगड़े इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जो कल सुनील अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने यही तो बोला है कि वो किसी के लिए भी रेलेवेंट क्यों है। कोई भी उसको, औरंगजेब को जो है वो, कोई भी औरंगजेब को, परंतु अगर आपको उसको इसी रूप में जीवित रखना है तो आप दिल्ली में उसके नाम पे सड़क रखेंगे क्या? आप दिल्ली की सड़कों का नोमेनक्लेचर हुमायूं रोड, बाबर रोड इस पे करेंगे क्या? ऐसे याद रखेंगे क्या? उसका जो वास्तविक इतिहास है आशुतोष जी, वो पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो वास्तविक इतिहास पढ़ा करके उसको यूनिवर्सिटी और उससे पहले से ऐसे संस्थानों से किताबें लिखवा करके जिंदा पीर के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता। इस पैनल पे कम से कम 2 लोगों के विचार तो मिल गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से आज की स्थिति में। राजीव तुली और आशुतोष एक चीज को लेकर तो एक दूसरे के साथ, चलिए कृष्णा हेगड़े, लेकिन सवाल आपके पास आकर यही होता है कि यहां पर छावा के प्रयोग रखे गए। छावा फिल्म जो दिखाई गई उसको लेकर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उस फिल्म के वजह से दरअसल लोगों की भावनाएं भड़की, लेकिन लोग तो सड़क पर नहीं उतरे ना, वो किसी ना किसी को चैनलाइज करना पड़ा। वीएचपी बजरंग दल के लोग उतरे, नितेश राणे ने कहा कि भाई बाबरी जैसा एक एक्शन हो जाना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि दरअसल ये फिल्म, उन्होंने खुद लिखा हुआ है उसमें कि आप तो महाराष्ट्र से आते, आपको शिवाजी सावंत का नाम पता होगा, जिन्होंने दरअसल ये किताब लिखी थी छत्रपति संभाजी राजे पर, और उसके आधार पर यह फिल्म बनाई गई है। मुझे पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं, लेकिन मैंने तो पढ़ी है। तो उसके आधार पर यह फिल्म बनी है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो नागपुर में हुआ है उसके पीछे छावा फिल्म है, या जो मामला आगे बढ़ रहा है वो ये है? और अभी आप आरएसएस की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कि अब बयानबाजी नहीं उसको लेकर? देखिए, पहले तो छावा जो पिक्चर है उसने बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट किया। छावा का तो इफेक्ट है ही, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो इतिहास है ये सिर्फ छत्रपति संभाजी राजे का नहीं, लेकिन भगत सिंह का भी काफी छुपाया था। तो जो महापुरुष है हमारे देश के, उनका इतिहास जो छुप गया, अभी फिल्म निर्माता बना रहे हैं। आपने मुंबई में पढ़ाई की है तो बिल्कुल आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे स्कूल में तो पढ़ाया गया था, मुझे पता नहीं आप कौन से नहीं, मुझे पता है कितना पढ़ाया गया था, हमको पता है। इसके लिए उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूं। और वो छावा जो किताब है वो भी बहुत साल पहले आई थी, इसलिए मैंने कहा कि मैंने पढ़ी है वो। शिवाजी सावंत की किताब महाराष्ट्र में बहुत सालों से पढ़ी जाती है, पता नहीं तो छावा, और मराठी लोगों में शिवाजी सावंत एक बहुत बड़ा नाम है सर। छावा का पिक्चर मराठी में भी आया है, शायद अभी ओटीटी में है, वो भी मैं जानता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो एएसआई है उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब का जो कब्र है उसे कॉर्डन ऑफ किया है, और ये बहुत जरूरी है। 2 दिन पहले मैंने आपके शो में ही कहा था कि ये करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बहुत अहिंसा के बारे में बात कर रहे थे, बहुत शराफत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो कार सेवकों पे गोली चलाई, मुझे लगता है उनके पार्टी नहीं चलाई, लेकिन आज उनका सुर बदल गया है। जब वारिस भाई ने कहा कि देखिए ये नितेश राणे जी का बयान था, तो उसके पहले क्या अबू आजमी का बयान नहीं आया, इमरान मसूद का बयान नहीं आया, अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का धमकी नहीं दिया? तो वारिस भाई, जहां एक्शन करोगे वहां रिएक्शन बिल्कुल होगा। और यही हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा कि अगर कोई औरंगजेब के बारे में महिमा मंडन करता है तो देशद्रोह का भी कानून चलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी की 125 हिंदुओं की 25 करोड़ से आपका जवाब, फिर प्रदीप भंडारी भी बात में, उनकी यही भावना है। एक्शन का रिएक्शन है वारिस पठान जी। देखिए बिल्कुल छावा फिल्म की
नहीं तो एक्शन का रिएक्शन मैं तो खुद बोल रहा हूं ना कि जो समाजवादी पार्टी के एमएलए ने बीजेपी के हाथ में जो झुंझुना दे दिया औरंगजेब का, वो 17 दिन से उसको बजा रहे, तो वो तो बीजेपी की बी टीम है, उनकी वजह से तो आज पूरा ये माहौल खराब हो गया। आज मुझे मिल गया साहिल भाई छावा पिक्चर में जिन्होंने औरंगजेब का किरदार अदा किया, खन्ना, वो मिल गए मुझे। मैंने उनसे ऐसा ही बात किया कि आपको क्या लग रहा है साहब? अरे वो ऐसे डरा, बोले भाई मेरे से वारिस भाई इसके बारे में कोई बात ही मत करो, सीधा चले गए। ये तो माहौल हो गया है, ये माहौल हो गया है। छावा पिक्चर में आपको दिखा सकता हूं, ये भाई कैमरा वाला जरा फोटो पे दिखाओ, साहिल भाई आज की ये तस्वीर अभी की देख लो। तो ये इन लोगों ने इतना नफरत पैदा कर दी पूरे देश भर के अंदर। 540 करोड़ कमा लिया फिल्म ने। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। नहीं, इन्होंने कैसा नफरत पैदा करके 51 बच्चों को जेल में डलवा दिया। अरे इन्होंने नफरत कैसा, इन्होंने सच्चाई जिंदा कर दिया। भटका दिया लोग ने, सारे मेन मुद्दों से ध्यान भटका दिया। अरे वारिस भाई, साहिल जी, मुझे भी एआईएमएम का एक सपोर्टर मिला था भाभी आज तक के स्टूडियो आते वक्त, और उस एआईएमएम के सपोर्टर ने बोला क्या तमीज हो गई, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोल रहे, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोल रहे। अगर वो पत्थरबाजों के खिलाफ बोल दे तो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ जाए। मुझे भी एआईएमएम के कई सपोर्टर यहाँ पे मिले, लोग आज तक के स्टूडियो में आते आते रास्ते में, उनसे पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग, तो उनने भी यही बोला कि ओवैसी जी क्यों नहीं बोल रहे औरंगजेब के खिलाफ, ओवैसी क्यों नहीं बोले फहीम खान के खिलाफ। और आपके शो पे मैं एक बात पे बहुत पीड़ा है, मैं आशुतोष जी की इतनी इज्जत करता हूं, इतने न्यूट्रल है, पर एक स्टेटमेंट उन्होंने फहीम खान के खिलाफ नहीं बोला, उनके मुंह से फहीम तक। चलिए एक मिनट पूछ ही लेते हैं वारिस पठान, औरंगजेब के बारे में आपका क्या कहना है, जरा बता दीजिए, आपकी पार्टी की राय बता दीजिएगा। तो उसके लिए आपके मुंह में दही जम गया, अडवाणी जी जितना गया चले गए तो आपके मुंह में दही जम गया, प्रधानमंत्री चले गए बाद में कबर में तो आपके मुंह में दही जम गया, कुछ नहीं बोलेंगे। इस देश की सभ्यता नहीं है, जिस दिन इनका महिमा मंडन बंद कर दोगे, जैसे उस वक्त शाहबानों के वक्त राजीव गांधी ने किया था, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, हिंदू मुस्लिम एकता तब होगी जब हिंदू राइट्स बंद होंगे, इस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता है, आप लोग चाहते हो नहीं हो। चलिए जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए, क्योंकि सुनील सिंह कब से इंतजार कर रहे हैं। उन पर अब एमआईएम ने सीधा आरोप लगा दिया है कि आपने शुरुआत की है और जिसके वजह से बीजेपी को फायदा हो गया इसमें। देखिए, मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से सच में कौन लड़ रहा है, आरएसएस की नीतियों से कौन लड़ रहा है। और मोदी जी जो कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी या 400 पार, उस मोदी सरकार को घुटने पर अगर कोई अकेले लाया है तो माननीय अखिलेश यादव जी लाए, समाजवादी पार्टी लाए। अब रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। अच्छा, इतिहास की बात हो रही थी साहिल जी, मैं किसी के बीच नहीं बोला। हम कह रहे हैं कि आप मंगोल की बात कर लीजिए, मंगोल को कोई इस देश में नायक नहीं मानता, अंग्रेजों को कोई इस देश में नायक नहीं मानता। हम कह रहे हैं अंग्रेज जब नहीं थे, मंगोल जब नहीं थे, तो इस देश में वो कौन सी सोच थी जो पिछड़े और दलितों के आगे वो बर्तन बांधते थे और पीछे झाड़ू बांधते थे, किस सोच के लोग थे, उनके पुरखों को क्या किया जाए, उनके पुरखों का क्या इलाज किया जाए, कोई बता दे हमें, हम लोग इलाज करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, लोग जो हिंदूवादी संगठन के ठेकेदार बैठे हैं ना, हम लोग आपसे छोटे हिंदू हैं क्या? आपसे छोटे हिंदू नहीं हैं, आप कट्टरपंथी हिंदू, हम समाजवादी हिंदू। मतलब हो गया, हम सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चलिए प्रदीप भंडारी, सोच नहीं, ये चलिए सुनील सिंह अब जवाब लेते हैं। जो चिल्ला रहा है सुनील सिंह एक मिनट, जो चिल्ला रहा है, आतंकवादी कभी हिंदू को कट्टरपंथी, कभी हिंदू को जो चिल्ला रहा है, आपकी कौन से हिंदू ने पता जो चिल्ला रहा है, बंद करिए अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स। जो चिल्ला रहा है, आपने अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर में भी अभी तक दर्शन करने नहीं गए, पीछे से आप छोटे हिंदू हो। सुनील सिंह एक मिनट जरा सुन लेते हैं, आपकी बात सुनी गई थी, उनकी बात भी सुन लेते हैं। छोटे हिंदू, हम बंद करिए, आप इसीलिए अपोजिशन के अंदर बैठे और आगे भी बैठेंगे। सनातन को अपमानित करना बंद करिए। छोटे हिंदू हो नहीं, आप जयचंद लोग हो जो हिंदू रहते हुए भी हिंदुओं को गाली बकते हो, और ऐसे ही जयचंदों ने औरंगजेब का समर्थन किया क्या करें जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली। अरे आप क्या बात करो, आजादी की लड़ाई, आप तो बात करो आजादी की लड़ाई लड़े आपके पूर्वज। चलिए एक मिनट, जरा एक मिनट प्रदीप भंडारी से एक जवाब ले लेंगे हम। और आप बताइए, आपने उन हिंदुओं को आप हिंदू मानते हैं, पहले जाके अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर उन हिंदुओं को हिंदू मानते हैं जो तिरंगे के खिलाफ हैं। औरंगजेब के खिलाफ बोल दो तो इस देश के अंदर सब ठीक हो जाए, पर बोलोगे नहीं, चाहिए अब जरा अभी सभी को शांत किया जाए, जरा सभी को शांत किया जाए। एक सवाल प्रदीप भंडारी से करना है, एक सवाल प्रदीप भंडारी से करना है। प्रदीप भंडारी, अब देखिए यूपी में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन सारे बयानबाजी को लेकर क्या मानना है, वो भी बात साफ हो चुकी है। नागपुर को लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, नागपुर में शांति शुरू हो चुकी है।
क्या आपको लगता है कि आज के बाद इस तरीके की बयानबाजी के बजाय अगर अलग मुद्दों की बातचीत हो जाए जिसकी सचमुच पे जरूरत है किसी भी राज्य में, तो ज्यादा जरूरी होगा? यह बयानबाजी कभी ना कभी रुकेगी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, अपने ही मंत्री को उनको बताना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं अब इसकी शुरुआत होना जरूरी है। जो हो गया वो हो गया, खत्म हो गया। अबू आसिम आजमी को विधानसभा से बाहर कर दिया गया इस पूरे सेशन तक। अब बात आगे बढ़ेगी या फिर से हम 300, 1000, 500, 400, 800 साल पुराने बातों पर बात करेंगे? साहिल जी, बात दो स्पष्ट है। ये देश की सभ्यता छत्रपति संभाजी महाराज और छावाजी महाराज है। अगर कल को कोई भी दूसरा इंडी अलायंस का नेता वापस से औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा तो हम लोकतांत्रिक रूप से उसका विरोध करेंगे, ये स्पष्ट है। और हमने नहीं अबू आजमी को फोन करा था औरंगजेब का जाके महिमा मंडन करो, अबू आजमी ने खुद ने जाके औरंगजेब का महिमा मंडन करा। तो अगर उनको महिमा मंडन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है तो हमें भी उसके खिलाफ छत्रपति संभाजी महाराज की बात करने का अधिकार है। महाराष्ट्र के अंदर आगजनी करने की बात करें, उनके ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे? चलिए, समय मेरा खत्म हो चुका है और उम्मीद मैं इस बात से लेकर खत्म कर रहा हूं इस पूरे डिबेट को कि इस तरीके की डिबेट के बजाय अगर राज्य में जो मुद्दे यहां पर उठकर सामने आ रहे हैं उस पर अगर डिबेट करने की जरूरत पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले 5 दिन से हम लोग जो नागपुर में घटना हुई है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और अभी इसका मामला यूपी तक जाकर पहुंच चुका है। इसके लिए आज एक बार फिर इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें बातचीत करनी पड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक आज तक पर।